तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर आप स्टार लगा लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। तो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर अनूप रन्स अ होल सेल बिजनेस वेयर इन ऑल परचेज एंड सेल्स आर मेड इन क्रेडिट। तो पहले इस बात को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मिस्टर अनूप जो है उनकी सारी परचेज और सेल क्रेडिट पर होती है। तो बताओ इससे आपको क्या पता चला? कोई कैश परचेज नहीं है, कोई कैश सेल नहीं है। ही फर्निशेज द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेज। तो 31 मार्च 2001 के दे रखे हैं, 31 मार्च 2002 के दे रखे हैं, ठीक है। डेटर है, बीआर है, बीपी है, क्रेडिटर है, स्टॉक है, बैंक है, कैश है, ठीक है। समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर 2001-2। तो कुछ कैश ट्रांजैक्शंस उन्होंने बताई। नंबर 1, डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस एट द रेट 600 पर मंथ सैलरी, 600 पर मंथ कॉमा सैलरी एट द रेट 9200 पर मंथ एंड पर्सनल एक्सपेंसेस एट द रेट 1400 पर मंथ, ₹762,750। तो इस लाइन का क्या मतलब है? कह रहा है कि मिस्टर अनूप ने शॉप के खर्चे करे 600 रुपये पर मंथ। तो इसका मतलब कितने हो गए साल के? 7200। सैलरी का खर्चा करा 9200 पर मंथ, कितना हो गया साल का? 1,10,400। और उसने पर्सनल खर्चे भी करे 1400 पर मंथ, 16,800। तो ये ड्राइंग्स है एक तरह से। तो ये खर्चे करने के बाद उसने बैंक में डिपॉजिट करें, कितने रुपए डिपॉजिट करें? 7,62,750 रुपए। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब कैश कम हो गया और बैंक में पैसे जमा हो गए। समझ आ गया? सेकेंड पॉइंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। इस बार बैंक से विड्रॉ कर लिया तो बैंक में से कम हो गया और कैश में बढ़ गया। नंबर 3, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स 77,200 फॉर सप्लायर्स एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। कह रहा है हमने पेमेंट करी है, कैश पेमेंट करी है 77,200 तो सप्लाईज के लिए, तो ये तो हो गए नॉर्मल क्रेडिटर, और 25,000 हमने फर्नीचर खरीदा होगा उधार पे, उसकी पेमेंट करी है। तो ये हमने दोनों पेमेंट्स कर दी हैं। नंबर 4 कह रहा है चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड। अब हमें चेक्स तो मिले कस्टमर से लेकिन वो डिसऑनर हो गए 5700 के। तो चेक्स अगर कस्टमर से मिलते हैं, हमको डेटर से मिलते हैं चेक, और वो डिसऑनर हो जाते हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री बताओ। डेटर डेबिट टू बैंक, क्लास 11th, आज से 15 साल पहले। क्योंकि आपने डेटर से पैसे लेने, उसने आपको चेक दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो आपके बैंक से पैसे कट गए और अब आप वापस से डेटर से मांगना शुरू करोगे ना पैसे, तो डेटर दोबारा से डेबिट हो जाएगा, तो डेटर डेबिट टू बैंक। तो ये चेक डिसऑनर की एंट्री होती है। उसके बाद नंबर 5, बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। अब कस्टमर्स ने बिल्स एक्सेप्ट कर लिए, मतलब डेटर ने बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिए, तो इसकी एंट्री बोलो। बीआर डेबिट टू डेटर। तो कस्टमर कह रहा है कि चलो मैं बिल एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो बीआर डेबिट टू डेटर। तो हमारे लिए बीआर क्रिएट हो गया और डेटर जो है अब हमारे लिए खत्म हो गए। तो 40,000 रुपए बीआर डेबिट टू डेटर। उसके बाद बिल एंडोर्स्ड, बिल एंडोर्स कर दिए, मतलब हमें जो बीआर मिले होंगे अभी अभी 40,000 के, उसमें से 10,000 के हमने एंडोर्स कर दिए, मतलब क्रेडिटर को दे दिए। तो इसकी एंट्री बोलो। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब एंडोर्सी कौन होगा? यहाँ दिमाग लगाओ। क्रेडिटर। भाई आप किसे दोगे पैसे? क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो इसकी जर्नल एंट्री हो गई है। नंबर 7, बिल डिस्काउंटेड 20,000 और डिस्काउंट 750। बताओ, सीए फाउंडेशन में भी पढ़ रखा है। बिल डिस्काउंट जो आपने कराया वो वैसे 20,000 का था, डिस्काउंटिंग चार्जेस 750 के लगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट,
2BR। अच्छा, अब साथ साथ ये भी बताते रहो, ये जर्नल एंट्रीज जो मैं कर रहा हूँ इसको देख के अब आपके लेजर में पोस्टिंग होती रहेंगी, है ना, वो तो आसान काम हो जाएगा। ठीक है। नंबर 8, बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड इन 16,000। तो ये बिल मैच्योर हो गए, ड्यूली कलेक्टेड, हमें 16,000 मिल गए। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू BR, तो 16,000 रुपये हमें मिल गए, बिल मैच्योर हो गए। उसके बाद बिल्स एक्सेप्टेड 24,000, हमने 24,000 के बिल एक्सेप्ट करे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है। फिर नंबर 10, पेड सप्लायर्स बाय चेक, हमने सप्लायर को चेक दिया 320 का। तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर ही हो गया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्योंकि चेक दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, रिसीव्ड 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ 1 LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोपराइटर बाय चेक। अब प्रोपराइटर की अपनी कोई पर्सनल LIC पॉलिसी मैच्योर हुई और उसकी मैच्योरिटी पर 20,000 रुपये जो है हमें चेक से मिल गए, तो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वेरी गुड, क्योंकि एक तरह से प्रोपराइटर का पर्सनल पैसा होता है ना LIC का, और वो अगर बिजनेस में आ गया तो एक तरह से बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद नंबर 12, रेंट रिसीव्ड 14,000 बाय चेक फॉर द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय प्रोपराइटर। तो 14,000 रुपये का रेंट मिला हमें उस प्रीमाइसेस का जो प्रोपराइटर ओन करता है। ये भी सेम, क्योंकि पैसे मिल गए और एक तरह से ये प्रोपराइटर का पर्सनल पैसा है जो हमारे बिजनेस में आ गया। ठीक है। उसके बाद नंबर 13, ए बिल्डिंग वॉज परचेज्ड ऑन 30 नवंबर 2001 फॉर ओपनिंग ए ब्रांच फॉर 3.5 लाख। कह रहा है हमने एक बिल्डिंग खरीदी 30 नवंबर को 3.5 लाख की। तो अगर खाली इसकी एंट्री करूं मैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 3.5 लाख, लेकिन फिर आगे कह रहा है सम एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, कुछ खर्चे भी हमने इस बिल्डिंग को खरीदने के टाइम पर करे, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंटेन्ड, जिनकी डिटेल जो है वो हमको पता नहीं चल पाए। तो जब हम कोई एसेट खरीदते हैं और एसेट को खरीदने के टाइम पे कोई खर्चे कर रहे होते हैं तो वो खर्चे भी कॉस्ट में ही जुड़ जाएंगे। तो वैसे तो एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश जो होगी उसमें कुछ फिगर ज़्यादा होगी, लेकिन वो हमें अभी पता नहीं है। कह रहे उसकी डिटेल हम मेंटेन नहीं कर पाए। तो कुछ आइडिया कि ये कैसे पता चलेगा? तो ये बिल्डिंग अकाउंट से नहीं पता चलेगा। ये हो सकता है जब हम कैश अकाउंट बनाएं, तो एक बार सवाल देखो कहाँ से लिंक ढूंढना है। कैश का देखो उसने ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया है, तो इसका मतलब कैश अकाउंट के अंदर आपके पास BD और CD तो दोनों ही गिवन होंगे। अब जब आप बाकी पूरा कैश अकाउंट बनाओगे ना, तो क्रेडिट साइड पर शायद कुछ बैलेंस बचेगा। दैट मीन्स आपने कुछ और भी पेमेंट करी है, ऐसा होगा कैश अकाउंट में। तो वो जो कुछ और भी पेमेंट हो रही होगी कैश अकाउंट में, वो आपसे को पता लग जाएगी कि दैट मीन्स वो हमारे बिल्डिंग के खर्चे हैं। समझ आ गया पॉइंट? तो बिल्डिंग में हमने कितना खर्चा करा वो डिटेल जो है वो मिसिंग कह रहा है वो हमें पता नहीं है। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगी कि वो बिल्डिंग पे एक्स्ट्रा खर्चे कितने हुए होंगे। ठीक है ना, तो वो देख लेंगे बाद में। फिर उसके बाद नंबर 14 कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश 18,700। तो इसकी एंट्री तो सीधी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट टू कैश, और ड्यू 2200 तो PNL डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद कह रहा है अदर ट्रांजेक्शन्स, कुछ और भी ट्रांजेक्शनें हुई हैं। नंबर 1, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट। अब देखो हमारी फर्म के खिलाफ किसी ने केस करा होगा कोर्ट में, तो क्लेम अगेंस्ट फर्म है ना, आपने लॉ में पढ़ाई है ये सब चीजें।
तो वो हमसे 1,55,000 का डैमेज मांग रहे हैं, लेकिन ये अभी कोर्ट में केस चल रहा है, अंडर लीगल डिस्प्यूट चल रही है अभी। लीगल एक्सपेंसेस 17,000 और लीगल एक्सपेंस जो है वो 17,000 के, ये वकील वगैरह के पैसे हैं जो हमें लग रहे हैं होंगे। अब लिखा है द फर्म एंटीसिपेट्स डिफीट इन द सूट। अब हमें ये लग रहा है कि हम केस हार जाएंगे, तो इसका मतलब हमें 1,55 भी देने पड़ेंगे। तो अब मैं इसको लाइबिलिटी की तरह दिखाना शुरू करूंगा। और 17,000 तो लीगल एक्सपेंसेस हैं, ये तो खैर एक्सपेंसेस हैं ही हैं, पीएनएल में डेबिट होंगे ही होंगे। तो फर्म एंटीसिपेट्स डिफीट का मतलब हो गया कि हमें अब ये 1,55 जो डैमेजेस के मांग रहा है ना कोई आदमी हमसे, अब मुझे लग रहा है कि ये मुझे देने पड़ेंगे। तो अब मैं इसको एक लाइबिलिटी की तरह बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना शुरू कर दूंगा। नाउ इट हैज बिकम एन लाइबिलिटी फॉर मी। उसके बाद नंबर 2, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, ये क्या है? परचेज रिटर्न। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये क्या है? सेल्स रिटर्न। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट ऑफर्ड टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउ। ये सब कौन से खातों में जाएंगे आपको लिखवा रखा है। नंबर 6, द बिजनेस इज कैरिड ऑन एट द रेंटेड प्रीमाइसेस फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 20,000। कह रहा है बिजनेस जो है वो हम एक रेंटेड प्रीमाइसेस में कर रहे हैं जिसका एनुअल किराया 20,000 है, विच इज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। तो पीएनएल डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। बस, तो कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ मिस्टर अनूप एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो मेन सॉल्यूशन तो ये हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। और वर्किंग नोट में हम कितने ढांचे बना लेते हैं? 1 2 3 4, इन्वेंट्री छोड़ दो, 5 6 बैंक और कैश है ना, और ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर? तो ये 20 नंबर का सवाल है एग्जाम का। चलो तो करते हैं शुरू, ढांचेगिरी करो सुंदर सुंदर। तो सारे ढांचे बना लो आप। ट्रेडिंग अकाउंट, तो कौन कौन से ढांचे बना रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो लगभग 2 पेज तक तो ये बना लो बड़े बड़े, मतलब 2 पेज तक मतलब आधा पेज ट्रेडिंग, आधा पौना पेज पीएनएल और आधा पेज बैलेंस शीट। तो लगभग ये बन गया। और वर्किंग नोट में कौन कौन से ढांचे बनाओगे? वर्किंग नोट में एक तो डेटर अकाउंट, इसके बाद और कौन सा बनाओगे? बीआर दे रखा है वो अकाउंट, और कौन सा दे रखा है? बीपी, क्रेडिटर, डबल कॉलम कैश बुक बना लो। हाँ, मतलब उसमें कैश एंड बैंक आ जाएगा। और इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ऐसे बना लो। तो फिर इसके बाद सारी पोस्टिंग्स जो हैं वो आपको शुरू करनी है, जो मैंने डिस्कस करी थी। तो एक बार सवाल में दिखा देता हूं। याद आ गया ना कैसे सीखा था? सारी पोस्टिंग्स ऊपर से शुरू करनी है, बैलेंसेस से। तो आप भी शुरू हो जाओ। तो पहले आप अपने सारे ढांचे, सारी पोस्टिंग कर लो, फिर आपसे करते हैं मुलाकात। तो आपने पोस्टिंग जो करी, मैं एक बार फिर भी शुरू से डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट टू मेक श्योर कि कहीं कोई लूप होल ना रह गया हो। फिर मैं बताऊंगा कि क्या एक चीज़ डिस्कस करनी है मुझे। पहले आपने डेटर अकाउंट में ये बैलेंस बीडी लिख दिया होगा और ये बैलेंस सीडी लिख दिया होगा, राइट? और इन्हें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख लिया, ठीक है। फिर बीआर में भी ये बीडी लिख लिया, ये सीडी लिख लिया, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख लिया। तो मतलब बिल्कुल इसी तरह बीपी, क्रेडिटर,
और बैंक और कैश, ये सारे आपने बीडी लिख लिए होंगे ओपनिंग वाले, और इन्हें ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख लिया होगा, और ये सारे सीडी लिख लिए होंगे क्लोजिंग वाले, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिख लिया होगा, राइट। अच्छा, इन्वेंट्री जो है इसका अकाउंट हमने नहीं बनाया, क्योंकि तो ओपनिंग वाला आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होगा और क्लोजिंग वाला आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होगा, और बैलेंस शीट में रेस्पेक्टिवली ओपनिंग और क्लोजिंग चले गए होंगे। तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट और डेटर और क्रेडिटर अकाउंट के बारे में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चर्चा आपके साथ करनी है, तो मैं उसकी पोस्टिंग्स और उसका कुछ डिस्कशन आपके साथ करता हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा जो दे रखा है, 1.10, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक 1.90, ठीक है। एक बार मुझे डेटर का भी बता दो, ओपनिंग बैलेंस 70,000, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना, 92,000, ठीक है। और एक बार क्रेडिटर अकाउंट का भी बता दो, ओपनिंग बैलेंस 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस 56,000, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूं पोस्टिंग्स पर, जो आपके साथ वो वाली करी थी। अब इन पोस्टिंग्स में एक बार ये भी डिस्कस कर लेता हूं। जो सबसे पहली लिखी थी, शॉप एक्सपेंस, सैलरी और पर्सनल एक्सपेंस। तो शॉप एक्सपेंस और सैलरी, ये दोनों तो पीएनएल में आपने डेबिट साइड लिखे और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखे, ठीक है। लेकिन जो पर्सनल एक्सपेंस है 16,800 का, ये आपने कैपिटल में से माइनस करके लिखा और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा। ये ओके हो गया पॉइंट, ठीक है। तो मैं हरा कर दूंगा, मतलब ये पॉइंट खत्म, इसकी पोस्टिंग इतनी है। फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसमें आपने बैंक में डेबिट में लिख लिया, बैंक में क्रेडिट में लिख लिया और कैश अकाउंट के डेबिट में लिख लिया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, इसकी पोस्टिंग खत्म। उसके बाद था कैश पेमेंट टू सप्लायर। तो 77,200 आपने क्रेडिटर को पे करे, तो ये आपने कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख लिया और क्रेडिटर अकाउंट के कहां लिखा, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो क्रेडिटर अकाउंट में बनाता रहता हूं 77,200, तो ये पोस्टिंग आ रही है आपके में। फिर उसने लेकिन ये भी कहा था कि हमने फर्नीचर वाले को भी पे करा 25,000, तो इसका डुअल एस्पेक्ट कहां कहां गया, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा, वेरी गुड, और इसको फर्नीचर को क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो कर दिया। तो ये डुअल एस्पेक्ट इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। हरा, मतलब ये आप समझ लो, यहां जितने आपको अमाउंट नजर आ रहे हैं ना, वो दो जगह जाएंगे। अगर वो दो जगह गए तो आप सही, और अगर वो नहीं गए तो आप गलत। अब अगला लिखा है चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड। तो इसको डेटर अकाउंट में आपने डेबिट करा और एक ही एंट्री, क्योंकि सीधा उसने बोल दिया ना कि डिसऑनर्ड, तो कलेक्ट करने वाली नहीं करते हम, हमें तो उसने बोला डिसऑनर हो गए, तो हम डिसऑनर की ही कर लेते हैं। तो डेटर में आपने डेबिट साइड में पोस्ट करा और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे पोस्ट करा, तो ये पोस्टिंग कर लेते हैं। तो डेटर के डेबिट साइड पे पोस्ट कर लेते हैं और बैंक के क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर लेते हैं। तो ये आप चेक कर लो कि ये वाली भी पोस्टिंग हो गई। पढ़ लेता हूं फिर एक बार दोबारा से ट्रांजैक्शन, ठीक है, ओके ओके। चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। तो पहले हम कलेक्शन की भी कर लेते हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर की ही बता रहा है, तो इसकी एंट्री और कर लेते हैं, चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। तो इसका मतलब है हमें चेक मिले, तो पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, पहले ये एंट्री भी कर लेते हैं 5700 की,
और डेटर अकाउंट में क्रेडिट भी कर लेते हैं 5700 की। तो इसकी पोस्टिंग आपके बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गई और डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ गई। और फिर वो कह रहा है बट डिसऑनर्ड, मतलब कि फिर वो उल्टा भी हो गया, तो इसकी पोस्टिंग फिर डेटर अकाउंट के आप डेबिट साइड पे भी कर दोगे और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर भी कर दोगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको फिर इग्नोर ही मार दें, लेकिन नंबर कटेंगे फिर अगर हम पोस्टिंग छोड़ देंगे। तो डेटर अकाउंट में मैं लिख लेता हूं जो आपकी पोस्टिंग आ रही होगी, तो एक पोस्टिंग इधर आ रही होगी और एक पोस्टिंग इधर आ रही होगी। तो ये सही चल रहा है यहां तक? ठीक। फिर उसके बाद अगला पॉइंट था बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर में हमने एंट्री करी है बीआर डेबिट टू डेटर। तो आपने बीआर अकाउंट के डेबिट में लिख लिया और डेटर अकाउंट के क्रेडिट में लिख लिया। ठीक है, तो इसको भी हरा कर देता हूं। उसके बाद बिल एंडोर्स्ड, इसकी एंट्री हमने लिखी है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में लिख लिया और बीआर अकाउंट के क्रेडिट में लिख लिया। बस आप ये डुअल पोस्टिंग चेक करते रहना, राइट। फिर बिल डिस्काउंटेड 20,000 750 का डिस्काउंट था, इसकी देखो हमने एंट्री कर रखी थी बैंक अकाउंट डेबिट 19,250। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख लिया। फिर डिस्काउंट डेबिट 750, तो इस डिस्काउंट डेबिट 750 को कहां लिखा? पीएनएल में डेबिट साइड। और टू बीआर का मतलब हो गया बीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख लिया। तो 20,000 रुपए बीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टिंग बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड। तो इसमें आपने 16,000 रुपए कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखा टू बीआर और बीआर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा। आप बस डुअल पोस्टिंग चेक करते रहना। 16,000 राइट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर और बीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो यहां तक ओके है सबका, देख लो। ठीक है। 9th बीपी एक्सेप्टेड, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा और बीपी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखा। तो ये पोस्टिंग ओके हो गई। ठीक है। पेड सप्लायर बाय चेक 320, क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखा 320। तो ये पोस्टिंग ओके हो गई। 11th रिसीव्ड 20,000 ऑन मैच्योरिटी, इसमें बताया था मैंने एंट्री देखो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 20,000 आपने बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख लिया। अच्छा, टू कैपिटल का मतलब है कि इसको जोड़ दो, कैपिटल में ऐड कर दो, तो 20,000 रुपए आपके कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। तो ये पोस्टिंग भी कंप्लीट। और सेम ही अगला पॉइंट भी था, तो 14,000 रुपए के लिए भी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख लो और कैपिटल के अंदर आप 14,000 रुपए ये भी जोड़ लो। तो मेरे हिसाब से डुअल पोस्टिंग मेरी सही चल रही है, आपकी बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद बिल्डिंग वॉज परचेज्ड ऑन 30 नवंबर, ओपनिंग ए ब्रांच 3.5 लाख। तो आपने एसेट साइड पर बिल्डिंग लिख लिया 3.5 लाख और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिख लिया 3.5 लाख। तो एसेट में बिल्डिंग में शो हो गया 3.5 लाख और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो हो गया 3.5 लाख। ये हो गया पोस्टिंग। ठीक है। 14th है इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश 18,700। तो पहले इस 18,700 की बात करते हैं। इसे आपने पीएनएल में डेबिट साइड पर और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना है। ये हो गया। और ड्यू है 2200, तो इसे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ये भी शो हो गया। तो पोस्टिंग यहां तक ओके डुअल। ठीक है। फिर उसके बाद 155 का हमने बताया था कि भाई जो क्लेम बनाया अब नया, क्योंकि लीगल डिस्प्यूट में हमें लग रहा है कि हम हार जाएंगे, तो एक तो आपने इसको लायबिलिटी में दिखाई दिया होगा बैलेंस शीट में, और दूसरा इसको पीएनएल के डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा नुकसान भी हो गया। तो डुअल एस्पेक्ट मैच। तो 1,55,000
लाइबिलिटी साइड में और 1,55,000 डेबिट साइड पे पीएनएल, ये भी हो गया। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस 17,000, तो लीगल एक्सपेंसेस 17,000 पीएनएल के डेबिट साइड पर लिख लिए। और दूसरा एस्पेक्ट बताओ, लीगल एक्सपेंस भाई पीएनएल में डेबिट साइड पर तो लिख लिया, किसमें? कैश के क्रेडिट साइड में, मतलब कि हमने पे कर दिया। अब इसी पे आ रहे हैं, उसने आपको ऊपर लिया था समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, लिखा है ना समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक कैश ट्रांजैक्शंस। उसके बाद उसने लिख रखी है हेडिंग अदर ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन नीचे वाली कैश की नहीं है, इसका मतलब नीचे ये ट्रांजैक्शन कैश की नहीं है, नहीं तो इसको भी वो ऊपर में ही देता ना। तो इस लीगल एक्सपेंस 17,000 को आप नहीं ये कह सकते कि ये भी कैश में पे हो चुके। अगर ये हुए होते तो फिर ये ऊपर की हेडिंग में देने चाहिए थे ना उसको, जब उसने लिखा कि समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। पॉइंट समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ये सारे पॉइंट्स हैं कैश वाले 1 2 3 4 5 6 करते करते 14 तक। उसके बाद उसने हेडिंग डाली है अदर ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब ये कैश वाली नहीं है। तो इसीलिए ये लीगल एक्सपेंस 17,000 आप पे नहीं मानोगे, ये पे नहीं मानोगे, आप मानोगे कि ये भी अभी तक आउटस्टैंडिंग ही है, इसका मतलब आपने अभी तक पे नहीं करा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसको आप इसीलिए लाइबिलिटी में 17,000 रुपए को शो कर दो। तो डुअल एस्पेक्ट इसका मैच हो गया। तो पीएनएल में डेबिट साइड चला गया और लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में आ गया। अच्छा, उसके बाद है परचेज रिटर्न अब और सेल रिटर्न। इनके बारे में मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है, तो मैं इनके लिए आ जाता हूं परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के लिए, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। अब परचेज रिटर्न को कहां लिखा आपने? ट्रेडिंग में परचेज में से ऐसे माइनस करके लिख सकता हूं। और दूसरा कहां सिखाया था परचेज रिटर्न? क्रेडिटर अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। तो ये हो गई परचेज रिटर्न की पोस्टिंग, दो जगह आ गया। सेल रिटर्न कितना दे रखा है? 1200। तो सेल रिटर्न आपने दो जगह कैसे पोस्ट करा होगा? एक तो सेल्स में से माइनस करके शो कर दो, और दूसरा डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो दोनों की दो जगह पोस्टिंग हो गई, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न की, ये भी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। तो हर पोस्टिंग दो जगह जानी है बस। अच्छा, उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। इसे पीएनएल के क्रेडिट साइड पर लिखा है एक तो, और दूसरा कहां लिखवाया था? क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड। भाई होगा, देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, मतलब डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट, दो जगह चला गया ना। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड दो जगह कहां कहां लिखना है? पीएनएल के डेबिट साइड पर, और कहां लिखवाया था? डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो ये पोस्टिंग्स आप कर लो कंप्लीट। तो हर अमाउंट दो जगह अगर जा रहा है तो हम सही हैं। यहां तक ओके? लास्ट, business is carried on at the renting premises at an annual rent of 20,000 which is outstanding। तो रेंट है क्योंकि खर्चा तो पीएनएल में डेबिट साइड, और ये भी क्योंकि आउटस्टैंडिंग है अभी भी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो देखो मैंने सारे आइटम्स के डुअल पोस्टिंग बिल्कुल बता दिए, तो आपके सबके पोस्टिंग सेम एग्जैक्टली यही थे। यहां तक ओके हो गया? अच्छा, अब मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है आपके साथ थोड़ा सा, और डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में थोड़ा सा जाना है चर्चा के लिए। तो एक बार मैं डेटर अकाउंट पे पहले आपके साथ आ रहा हूं। तो डेटर अकाउंट में और क्या क्या पोस्टिंग्स आपने करी थी? मैंने सारी नहीं करी, एक बार मैं वो कंप्लीट कर लेता हूं। डेटर अकाउंट में आपने एक तो लिखा था BR
बीआर था कोई? एंट्री क्या थी उसकी? डेटर डेबिट टू बीआर। हाँ ठीक है, तो एक एंट्री वो भी होगी बीआर 40,000 का। इसके अलावा एक आपने करी होगी सेल रिटर्न की आ गई, डिस्काउंट अलाउड 2400। इसके अलावा डेटर अकाउंट में और भी कुछ था? अच्छा बीआर, हाँ वो वाला हो गया डेटर, बीआर डेबिट टू डेटर, ये हो गया। इसके अलावा और कोई पोस्टिंग थी डेटर अकाउंट में? ठीक है, फिर उसके बाद आपने बनाया होगा एक क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट भी एक बार पूरा मुझे कंप्लीट कर लेते हैं। क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड में कैश, तो ये आ गया, परचेज रिटर्न आ गया, और क्या क्या पोस्टिंग थी? टू बैंक 3,20,000, ठीक है, और एक पोस्टिंग आपकी होगी बीआर 10,000, ठीक, और एक होगी टू बीपी, कितने रुपए? 24,000, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड 2700, ठीक है। और भी कोई थी पोस्टिंग इसमें? और कोई पोस्टिंग नहीं थी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे एक बार आप बता दो बीआर अकाउंट। तो एक बार बीआर अकाउंट और मेरे को बनवा दो। बीआर अकाउंट में क्या क्या पोस्टिंग थी? डेबिट साइड में क्या क्या था? बैलेंस बीडी 15,000, ठीक है, डेटर्स 40,000, ठीक है, बाय क्रेडिटर्स 10,000, ठीक है, बाय बैंक 19,250, ठीक है, वेरी गुड। बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस 750, बाय कैश 16,000। ये सारी पोस्टिंग्स हो रखी होंगी जो जो हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी 6,000, ठीक। तो अब आप देखो, अब खाते जो हैं उनसे क्या हमें निकालना है और उनसे क्या हमारे को पता चलेगा, वो एक बार डिस्कस कर रहा हूं। अब आप सबसे पहले अगर बीआर अकाउंट को देखोगे तो बीआर अकाउंट में आपका बैलेंस किधर बच रहा है? बीआर अकाउंट का बैलेंस देखो कि किधर साइड बच रहा है। क्रेडिट साइड 3,000 रुपए बच रहा है। अब इसमें मेन चीज यही है कि ये हमें दिमाग लगाना है कि ये बीआर अकाउंट 3,000 रुपए क्रेडिट हो रहा है, मतलब जर्नल एंट्री के हिसाब से ये 2 बीआर हो रहा है। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि बीआर कम हो रहे हैं, ये सोचना है। या तो पैसे मिल गए, अब पैसे मिल गए जो है वो उसने गिवन है, भाई पैसे मिल गए ये गिवन है। और आप कॉन्सेप्ट में चेक करो कि बीआर में ऐसी कौन सी पोस्टिंग थी जिस डिसऑनर होने की। तो डेटर से जब बिल डिसऑनर होता था तो वो पोस्टिंग लिखवाई थी आपको। तो पैसे मिल गए नहीं मान सकते आप, क्योंकि पैसे मिल गए तो ऑलरेडी गिवन है ना, 16,000 मिल गए। तो इसका मतलब ये 3,000 के बिल डिसऑनर हुए हैं। डिसऑनर की एंट्री वैसे बताई है ना, डेटर डेबिट टू बीआर। तो इसका मतलब ये 3,000 जो बैलेंस बच रहा है ये बेसिकली बिल डिसऑनर्ड हुए हैं। ये हमें खुद से ऐसे पता लगाना था पहली बात। तो आप ये लिख लो, बैलेंस 3,000 बाय डेटर अकाउंट, ठीक है। अब इसकी क्रॉस पोस्टिंग डेटर अकाउंट में डेबिट साइड भी होगी। तो आपके डेटर अकाउंट में अब पोस्टिंग आप कर लो 2 बीआर 3,000। तो ये हमें बीआर के अकाउंट से पता चला। अब आप डेटर अकाउंट भी क्लोज कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें आपको पता ही है कि क्या बैलेंसिंग फिगर बचेगी, या मैंने आपको इसमें लिखवाया था भी, इसमें क्या बचता है?
क्रेडिट सेल्स, यही बचता है इसमें। तो ये एक बार आप निकालो कि ये आपका कितना फिगर बच रहा है। 959,750 यही बच रहा है। तो चेक कर लो 959,750 ना ले। एक पोस्टिंग अभी रह रही है, अच्छा तो ये हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए अभी। तो आपने एक बैंक अकाउंट भी बनाया जो होगा, मेरे को एक बार बैंक अकाउंट का भी आप वो बता दो, या जो आपने डुअल कॉलम बनाया होगा उसमें खाली खाली बैंक वाला ही मुझे बताना। बैंक के डेबिट साइड पर क्या क्या था? बैलेंस बीडी 90,000, ठीक है मैं डायरेक्ट वो लिख लेता हूं। इसके अलावा डेबिट साइड में बस फिगर बता दो। 762, 750, 19,250, 16,000, 20,000, 14,000, ठीक है। तो ये सारे बैंक डेबिट हो गए थे। और क्रेडिट साइड पर 1,21,000, बीपी वाला 22, 5,700 वो, क्रेडिटर वाला 320, बीपी में बच रहा होगा। बीपी में बच रहा ना आपने बीपी अकाउंट। हाँ ये बीपी अकाउंट से शायद आपका बैलेंस बच रहा होगा। एक बार आप बीपी अकाउंट अपना चेक करो, उसमें कुछ बैलेंस बच रहा होगा, कुछ आपने पेमेंट्स करी होंगी। वो कितना बच रहा है? 22,000 बच रहा है। ठीक है, तो अब इधर क्या बैलेंस बच रहा है? बैंक का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है 87,000, ठीक। तो बैंक में अब किस साइड बैलेंस बच रहा है? बैंक का आप मुझे बैलेंस बता दो कि किस साइड बच रहा है। हाँ कैश में ले लेते हैं, ऑनलाइन में बच्चे भी कह रहे हैं। तो बैंक का मुझे बैलेंस बता दो फिर। तो क्रेडिट साइड बैलेंस बच गया 372, ठीक है। तो अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं ऐसी। अब एक बार मुझे कैश अकाउंट का भी बता दो, आपकी कैश अकाउंट जो बनाया उसमें क्या क्या लिखा है, एक बार वो पोस्टिंग और कर लेते हैं हम। बैलेंस बीडी 52, बस फिगर बता दो उस। 121, ठीक है। और क्रेडिट साइड में 762, 750, 7,200, 77,200, बिल्डिंग का 350, 18,700, 1,10,400, ड्राइंग 16,800, फर्नीचर 25,000, बैलेंस कह रहा है ना तरफ, ठीक है। तो एक बार कैश का भी मुझे बैलेंस बता दो कि क्या बच रहा है। बारह लाख 47,150, ठीक है। तो अभी इसको भी छोड़ दो। तो ये बैलेंस बच रहे हैं सारी पोस्टिंग करने के बाद, राइट? यहां तक बिल्कुल ओके है बैलेंस पोस्टिंग्स के बाद, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से। अब कैश अकाउंट में हमारा बैलेंस बच रहा है डेबिट साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात तय हो गई कि यहां पे पैसा आया है। और बैंक अकाउंट में बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड पर, इसका मतलब बैंक से कुछ पैसा गया है,
ठीक है। अब हम बिल्डिंग वाले पॉइंट को अगर दोबारा से देखें और एनालाइज करें, उसने ये तो कहा था कि हमने बिल्डिंग खरीदी 3.5 लाख की, और कहा था कि कुछ हमने एक्सपेंसेस भी करे बिल्डिंग पर जिनका हमें रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। अब बिल्डिंग का हमने कहा था कि इसका मतलब कुछ खर्चे जरूर होंगे जो हम कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके बैलेंस क्रेडिट साइड पर बचने से पता लगा लेंगे कि वो क्या खर्चे हैं। लेकिन अब यहां पर कैश अकाउंट जो है वो तो बताने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहा है कि कैश अकाउंट तो अब खर्चे बताने को ही तैयार नहीं है। समझ रहे हो दुविधा? क्योंकि कैश अकाउंट में तो बैलेंस उल्टा डेबिट साइड बच रहा है, मतलब कैश अकाउंट में तो खर्चे वाले में साइड में बच ही नहीं रहा ना। आपको पॉइंट समझ आया? दुविधा समझ आ गई कि क्या दिक्कत हो गई? अच्छा, बैंक अकाउंट हमें कुछ बता रहा है, कह रहा है कि 372 कहीं गए हैं, वो ये बताने को तैयार है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए? तो हम फिर ये कर सकते हैं, और ये करना अब पड़ेगा। हमने गलती करके ये पता लगाया कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें कैश अकाउंट से तो नहीं पता चलने वाला कि कितने रुपए हमारे खर्चे के हुए, क्योंकि हमने तो वहां पे देखो बिल्डिंग लिख भी ली 3.5 लाख, हमने तो वहां पे बिल्डिंग लिख भी ली 3.5 लाख, और क्रेडिट में अब कोई बैलेंस ही नहीं बच रहा, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो एक्सपेंसेस क्या होंगे? तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग जो है हमने बैंक से ही खरीदी होगी, यानी चेक से खरीदी होगी, हम ऐसा मान लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इस बिल्डिंग को कैश में से हटा देते हैं और बैंक में डाल देते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमने बिल्डिंग का पेमेंट बैंक से करा है, तो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट तो हमें नहीं बता रहा आंसर। तो जैसे ही आप 3.5 लाख रुपए की बिल्डिंग की पेमेंट बैंक से करोगे, तो अब आपको यहां पर ये बैलेंस जो मिल रहा है 22,000, तो हाँ, तो आपको ये पता लग गया, इसका मतलब ये मेरे बिल्डिंग के एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो मैंने करे। तो अब आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग पता है कितने रुपए की नजर आएगी? 350 की तो बिल्डिंग आप लिख ही चुके थे, और ये 22,000 के अब खर्चे बिल्डिंग के ही उसी में ऐड कर दो, तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 372 हो जाएगी। तो ये हमें बिल्डिंग के वो खर्चे, मिसिंग खर्चे पता चल गए कि इसका मतलब बिल्डिंग जो है वो 22,000 रुपए हमने बिल्डिंग पर एक्स्ट्रा खर्च करे। क्लियर हो गया पहले इतना पॉइंट? बैंक अकाउंट ओके हो गया। अब जैसे ही हमने कैश से 3.5 लाख रुपए हटा दिए क्रेडिट साइड से, तो बैलेंस जो है वो चेंज करके दोबारा मुझे बताओ कितना आएगा? 897,150। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास कहीं से पैसा आया है, इसका मतलब हमारे पास कहीं से पैसा आया है, कैश अकाउंट ये बताना चाह रहा है। अब हमारे पास इतने रुपए 8,97,000 रुपए कहां से आ रहे हैं? डेटर से। लॉजिकल हो गया है ना, क्योंकि पैसा और कहां से आएगा? डेटर ही देता है पैसा हमें। तो ये बैलेंस हमें इसका मतलब मानना है कि ये इसका मतलब 897,150 रुपए हमें डेटर से मिले हैं। तो ये खाता भी बंद हो गया, कैश अकाउंट भी। अब डेटर अकाउंट में चलता हूं मैं ताकि इसकी पोस्टिंग कर सकूं 897,150 की। तो क्रेडिट साइड में आ गया कैश 897,150। तो अब आप मुझे डेटर अकाउंट का बता दो कि क्या बैलेंस बच रहा है? 959,750 सही बच रहा है, एग्जैक्ट। ठीक है, 959,750। तो हमें क्रेडिट सेल्स पता लग गई। ये कौन सी होती है क्रेडिट सेल्स? एक तरह से ग्रॉस फिगर। तो उसने कहा था कि हमारी सारी सेल्स क्रेडिट ही है। तो अब इस क्रेडिट सेल से देखो मुझे पता लग गया, इसीलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, कि हमारी सेल्स फिगर कितनी होगी? 959,750। तो बाहर कितना आ जाएगा? 958,550।
तो ये देख लो, ये क्लियर हो गया। तो हमारी सारी सेल्स, उसने क्वेश्चन ने कहा था कि सारी सेल जो है वो क्रेडिट सेल ही है, तो जो क्रेडिट सेल की फिगर निकली हम उसी को मान लेंगे कि यही हमारी इसका मतलब फुल सेल है। तो बोलो डेटर अकाउंट भी क्लोज हो गया, ओके हो गया, और क्रेडिटर अकाउंट और क्लोज करवा दो ताकि मुझे परचेज पता लग जाए। तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या बैलेंस बच रहा है? 454,100। तो इसका मतलब मुझे अपने परचेज की फिगर मिल गई 454,100 क्रेडिट परचेज। तो अब इस 454,100 को कहां ले चलें? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसने कहा था कि सारी परचेज हमारी क्रेडिट परचेज ही है, तो परचेज में आप लिख सकते हो 454,100। तो कितना आ गया बाहर? 449,900। तो देखो मैंने मेन काम करवाना था डेटर, क्योंकि इसका लिंक था बीआर के साथ। फिर बैंक का लिंक हो गया बिल्डिंग के रिमेनिंग खर्चे पता लगाने में। फिर कैश से हमें पता लगा बैलेंस की डेटर से कितने रुपए मिल रहे हैं, और फिर डेटर अकाउंट से पता लग गया कि हमारी क्रेडिट सेल क्या हुई है, और क्रेडिटर अकाउंट से हमें पता लग गया कि हमारी क्रेडिट परचेज क्या हुआ है। तो ये खाते सारे क्लोज हो गए। अब आप आगे का बनाकर पूरा देखो, फिर डिस्कस कर लूंगा। चलो ठीक है, बढ़िया। तो सबका हो गया। तो एक बार फिर भी अपना आंसर बता दो और देख लो कि कोई भी डाउट दिक्कत तो नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका एग्जैक्ट मैच कर रहा है 588,650, है ना। इसकी तो खैर सारी पोस्टिंग हमारी हो ही गई थी। फिर उसके बाद मेनली जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो वो आपका एग्जैक्ट सेम आ रहा है 257,700। कोई भी डाउट तो नहीं है किसी भी पॉइंट में? सारे फिगर्स एग्जैक्टली मैच हो गए। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर जो है कैपिटल में आपको देखो वो 20,000 जुड़ा हुआ, 14,000 जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट जुड़ गया, ड्राइंग्स माइनस हो गई, तो आपकी कैपिटल की फिगर यही बन रही है 513,100। और एक बार बिल्डिंग भी चेक कर लेते हैं। देखो बिल्डिंग कितनी आ रही है 372, 350 प्लस 22, और उसके बाद बस फिर टोटल मैच कर रहा है मतलब किताब से। चलो ठीक है, परफेक्ट। तो अब एक इलस्ट्रेशन और डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ, इलस्ट्रेशन 9। तो इलस्ट्रेशन 9 पर आ जाते हैं। ये सिंपल है। चलो तो इसमें आप मेरे साथ साथ बुक में ही मार्क करते रहना, कुछ भी छोटा सा पॉइंट आएगा तो देखते हैं एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेसर्स रश्मि फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हर बिजनेस। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने? फर्नीचर, WDV मतलब ये आफ्टर डेप्रीसिएशन है। उसके बाद है इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। फिर डेटर का आपको इसका मतलब अकाउंट बनाना पड़ेगा, और डेटर की क्लोजिंग वैल्यू इसमें मिसिंग है। क्रेडिटर इसका अकाउंट बना लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस ये क्या होता है? एसेट। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अनपेड एक्सपेंस लायबिलिटी, वेरी गुड, ये आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, ठीक है। आप एक बार फिर भी इन दोनों पर स्टार बना लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, बस इन्हीं की मुझे इसी का डिस्कशन करना होगा। फिर उसके बाद कैश इन हैंड एट बैंक, तो इसमें कंबाइन ही दे रखा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात हो गई, एक ही अकाउंट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएंगे। अब लिख रहे हैं बी में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, बस इनसे हम चर्चा कर लेते हैं मेनली कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 3,000, तो ये तो हो गया डिस्काउंट अलाउड। बताओ दो जगह कहां कहां? पीएनएल के डेबिट साइड पर
और डेटर के क्रेडिट साइड पर। और कलेक्शन हुई डेटर से 1,17,000 की, ये बताओ दो जगह कहां कहां? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर और डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो हर फिगर दो जगह अगर जा रही है तो सही हो गया। ओके, फिर कह रहा है कलेक्शन ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट 250 बाय बैंक टोटल्ड टू 12,250। तो इसका मतलब है सरल भाषा में कि आपने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया है बैंक से 12,250 का, जिसमें बैंक ने 250 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए हैं। तो मतलब जर्नल एंट्री बन रही होगी इसकी कुछ कुछ, बैंक डेबिट 12,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस या डिस्काउंट डेबिट 12,250 और 2BR 12,250। तो इसकी पोस्टिंग अप कर लोगे सेम। उसके बाद है क्रेडिटर ऑफ 80,000 वर पेड 78,400 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो इसकी एंट्री क्या बन रही होगी? क्रेडिटर डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को पीएनएल के क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे, तो ये पोस्टिंग हो जाएगी। पेमेंट ऑफ फ्रेट इनवर्ड्स, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो कैपिटल में से माइनस और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। पेमेंट फॉर ऑफिस फर्नीचर, तो फर्नीचर आ जाएगा बैलेंस शीट में और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। ओके, उसके बाद ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ना। इन्वेस्टमेंट्स कैरिंग एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4% वर परचेज्ड एट ₹192, फेस वैल्यू 200 ऑन 1 अक्टूबर 2001 एंड पेमेंट मेड देयर ऑफ। तो हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो खरीदी है 1 अक्टूबर 2001 को, जिस पर 4% का हमें ब्याज मिलता है एनुअल, और 4% का एनुअल ब्याज मिलता है और आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आपको मिला होगा या मिलेगा जो आप निकालोगे। तो इस पॉइंट की चर्चा आपसे ही करूंगा जब आऊंगा, लेकिन पॉइंट समझ गए कि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है जिस पर 4% एनुअल रिटर्न मिलेगा। अब ये बताओ ये क्या लिखा है, खरीदा है 192 का और फेस वैल्यू है 200। सही, तो आपने हो सकता है किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, तो फेस वैल्यू तो होती है सिर्फ इंटरेस्ट निकालने के लिए, लेकिन जो आपने खरीदा है, खरीदने का भाव जो है वो है 192। यानी कि रिकॉर्ड जब आप करोगे बुक्स में वैल्यू तो 192 के हिसाब से करोगे, लेकिन इंटरेस्ट जो निकलेगा वो किस हिसाब से निकलेगा? 200 के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद इस पर आप स्टार बना लो। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज पेड 29,000। हाँ, मैं इसी पे अब आ रहा था। अब एक्सपेंसेस के बारे में मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना है वो ये करना है कि उसने एक्सपेंसेस के बारे में हमें प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दे रखे थे, राइट? तो अब एक बार बड़े ध्यान से बस मेरी बात सुनना। हालांकि सीए फाउंडेशन में मैंने तो सिखा रखा है और मैंने तो 12th में भी सिखा रखा है कि मान लो आप दुनिया का कोई भी एक्सपेंस अकाउंट बनाओ, तो जब आप एक्सपेंस पे करते हो तो आप एंट्री करते हो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, जो आप पे करते हो। और जब उस एक्सपेंस को ईयर के एंड में पीएनएल में ट्रांसफर करते हो तो आप एंट्री करते हो पीएनएल डेबिट टू एक्सपेंस। अब उसने हमको प्रीपेड एक्सपेंस भी दे रखे हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखना पड़ेगा और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। उसने हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी दे रखे हैं जो हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखना पड़ेगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में लिखना पड़ेगा, राइट? तो बेसिकली जब आप इसमें एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे तो उसने आपको 5 चीजें दे रखी हैं।
तो आपको ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कि हमारा खर्चा कितना है जो पीएनएल में जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में एक्सपेंस अकाउंट एक नया था जो हमको डिस्कस करना था मेनली, तो बट याद आ गया एक्सपेंस अकाउंट का ये लॉजिक है। उसके बाद एक्सपेंस के बाद क्या है, मिसलीनियस रिसिप्ट्स 1000, ये कहां कहां जाएंगे, दो जगह, पीएनएल के क्रेडिट साइड और कैश के डेबिट साइड। उसके बाद है नेक्स्ट सी, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 20,000। तो कह रहा है हमारे कस्टमर ने 20,000 के बिल्स जो है वो एक्सेप्ट कर लिए, तो इस 20,000 की एंट्री क्या, बीआर डेबिट टू डेटर, यानी कि डेटर ने जो है वो बिल्स एक्सेप्ट कर लिए। ओके, कह रहा है आउट ऑफ दीज बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 वर एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, 4,000 के आपने एंडोर्स भी कर दिए क्रेडिटर को, तो एंट्री, वेरी गुड, क्रेडिटर डेबिट टू बीआर। अच्छा, पोस्टिंग तो कर ही लोगे ना दो दो जगह। और फिर कह रहा है एंडोर्स्ड बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 800 वॉज डिसऑनर, मतलब जो बिल हमने एंडोर्स करा वो डिसऑनर भी हो गया। तो बचपन में सिखाते थे कि एंडोर्स करा हुआ बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री, डेटर टू क्रेडिटर, मतलब बचपन में होती थी ड्रॉई डेबिट टू एंडोर्सी, तो अब यहां पर वो बन गई डेटर डेबिट टू क्रेडिटर। तो 800 रुपए की जर्नल एंट्री, वो भी लिख देता हूं, 800 रुपए की जर्नल एंट्री हो गई डेटर डेबिट टू क्रेडिटर। तो आपकी पोस्टिंग इसी के हिसाब से होंगी। क्लियर हो गई? अच्छा, उसके बाद है डी, गुड्स कॉस्टिंग 1800 वर यूज्ड एज एडवर्टाइजिंग मटेरियल। इसके बताओ दो जगह कहां कहां, वेरी गुड, एक तो परचेज में से माइनस क्योंकि हमने गुड्स का इस्तेमाल कर लिया, और एडवर्टाइजिंग है ये तो पीएनएल के डेबिट साइड। फिर है गुड्स आर इनवेरिएबली सोल्ड टू शो ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन सेल्स। तो ये आपको जीपी का रेट दे रखा है 1/3 ऑफ सेल, तो जो भी सेल आएगी उसका आप 1/3 जीपी निकाल सकते हो। एफ, डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी, कह रहा है जो भी बैलेंस बचेगा कैश बुक के अंदर इज टू बी ट्रीटेड एज फर्दर ड्रॉइंग और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय रश्मि। तो जब आप इसमें कैश अकाउंट बनाओगे तो हो सकता है आपका बैलेंस डेबिट में बचे, तो आप मानोगे कि ये एडिशनल कैपिटल रश्मि और घर से लाई, तो फिर आप इसको कैपिटल में जोड़ देना। और अगर बैलेंस क्रेडिट में बचे तो इसका मतलब उसने ये कैपिटल विड्रॉ कर लिया या ड्रॉइंग कर लिया है, तो इसको आप कैपिटल में से माइनस कर देना। तो कैश अकाउंट में कह रहा है कहीं पर भी बैलेंस जो बचेगा तो वो ये माना जाएगा कि वो फर्दर कैपिटल ला रही है या वो ड्रॉइंग कर रही है। क्लियर हो गया पॉइंट? और जी तो आप कर ही लोगे, 2.5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है क्लोजिंग डेटर्स पर, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको दो जगह कहां कहां लिखोगे, पीएनएल के डेबिट साइड पे, और डेटर में से माइनस भी कर सकते हो या लायबिलिटी में लिख देना अगर छेड़खानी नहीं करनी, दोनों में से कहीं भी। रश्मि आस्क यू टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ईयर। चलो, तो वैसे तो होमवर्क का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको वर्किंग अभी करवा के भेज दूंगा तो होमवर्क मार्क कर देता हूं वैसे तो पॉइंट्स आप देख लो कि सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए। चलो ठीक है।